सभी हिंदी प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत वीर गाथा काल प्रकरण 3, जिसमें देश भाषा काव्य पढ़ेंगे। वीर गाथा काल हिंदी साहित्य के अंतर्गत आने वाला आदिकाल का नामकरण रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल के नाम से दिया था। चलिए हम देखते हैं कि देश भाषा काव्य के अंतर्गत शुक्ल जी ने क्या प्रदर्शित किया है। पहले कहा जा चुका है कि प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा के जो पुराने काव्य जैसे बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो आजकल मिलते हैं, लेकिन वो संदिग्ध हैं। मिलते तो जरूर हैं, लेकिन क्या है, वो संदिग्ध हैं। इसी संदिग्ध सामग्री को लेकर जो थोड़ा बहुत विचार हो सकता है, उसी में हमें संतोष करना पड़ता है। शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो संदिग्ध है वो काव्य थोड़ा बहुत हमें मिलता है, उसमें ही हमें संतोष करना पड़ता है। इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है कि प्राकृत पढ़े हुए पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे। कि प्राकृत पढ़े हुए पंडित थे ना, वो ही उस समय कविता नहीं करते थे। जनसाधारण की बोली में गीत, दोहे आदि प्रचलित चले आते रहे होंगे। शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो पंडित थे, जो प्राकृत पढ़े हुए थे, वो ही कविता नहीं करते थे, बल्कि वहाँ पे जो जनसाधारण की बोली में जो गीत थे, दोहे थे, वो भी प्रचलित चले आते ही रहे होंगे, जिन्हें पंडित लोग शायद गंवारू समझते रहे होंगे। ऐसी कविताएं राजसभाओं तक भी पहुँच जाती रही होंगी। जो जनसाधारण की बोली में जो गीत, दोहे आदि प्रचलित थे, वो राजसभाओं में भी पहुँचे गए होंगे। जैसे देखिए, राजा बोस जस मूसरचंद कहने वालों के सिवा देश भाषा में सुंदर भाव से भरी कविता कहने वाले भी अवश्य ही रहे होंगे। ठीक है। राजसभाओं में सुनाए जाने वाले नीति, श्रृंगार आदि विषय प्राय दोहों में कहे जाते थे, और वीर रस में क्या कहे जाते थे? पद्य छप्पे में कहे जाते थे। जो वीर रस के पद्य थे वो तो किस में कहे जाते थे? छप्पे में। और जो राजसभाओं में जो सुनाए जाने वाले जो नीति, श्रृंगार आदि विषय होते थे, वो किस में होते थे? दोहों में होते थे। राजाश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य, पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियों के साथ किया करते थे। क्या होता था कि पहले राजा के आश्रय में रहते थे कौन? कवि, और वो उनके शौर्य, पराक्रम, प्रताप, उनकी वीरता के बहुत ज़्यादा गुणगान करते थे। अपनी वीरोल्लास भरी कविताओं से वीरों को उत्साहित करते थे। वीरों मतलब राजाओं को उत्साहित करते थे। ऐसे राजाश्रित कवियों की रचनाओं में रक्षित रहने का अधिक सुविधा था। उस टाइम पे क्या थे कि ज़्यादातर राजाश्रित मतलब राजाओं के आश्रय में ही कवि रहते थे, और वो उनके राजाओं के बारे में ही ज़्यादातर उनकी वीरता का, उनके शौर्य का, उनके पराक्रम का, उन्हीं का वो ज़्यादा वर्णन करते थे। वे राजकीय पुस्तकालयों में भी रक्षित रहती थी। क्या करती थे? जो राजकीय पुस्तकालय थे उसमें भी वो उनकी रक्षित रहती थी। क्या? जो वे वीर गाथाएं लिखते थे उस हिसाब से। भट्टचारण जीविका के विचार में उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे। भट्टचारण थे, वो अपने जीविका के विचार में उन्हें अपने जो उत्तराधिकारी होते थे, जो उनके बेटे, पोते, नाते, उनके पास में छोड़ जाते थे। उत्तरोत्तर भट्टचारणों की परंपरा में चलते रहने से उनमें फेरफार भी बहुत कुछ होता रहा होगा। मतलब उत्तरोत्तर मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जब भट्टचारणों की परंपरा चलती रही तो उसमें फेरबदल भी होता रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि जो भट्टचारण थे ना, वो अपने जो उत्तराधिकारी थे, अपने बेटे पोतों के लिए वो जो जीविका के लिए छोड़ के जाते थे ग्रंथों को, तो वो क्या करते थे कि भाई आगे जो उनके बेटे पोते वगैरह होंगे, तो वो भट्टचारण थे, वो क्या करते थे कि उनमें फेरबदल करके उन ग्रंथों को आगे सुनाया करते थे। रक्षित परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी साहित्य की प्रारंभिक काल में मिलती है। इसी से यह काल क्या कहलाता है? वीर गाथा काल कहलाता है। किस लिए? क्योंकि यहाँ पे वीरता का ज़्यादा वर्णन किया जाता था। चलिए, भारत के इतिहास में यह वह समय था। भारत के इतिहास में, अब शुक्ल जी
हिंदी साहित्य को भारत के इतिहास से जोड़ के बता रहे हैं हमें। क्या बता रहे हैं कि भारत के इतिहास में यह समय था जब कि मुसलमानों ने के हमले उत्तर पश्चिम की ओर लगातार होते रहते थे। उत्तर पश्चिम की तरफ मतलब राजस्थान की साइड, यूपी, ये साइड ही होगी, दिल्ली, गुजरात है, पंजाब है। पंजाब तो चलिए उत्तर में आ जाता है ज़्यादा, हाँ तो उत्तर पश्चिम में बताया ना, तो उत्तर में तो पंजाब है, उस साइड में ज़्यादा हमले होने लगे थे। इनके धक्के अधिकतर भारत के पश्चिम प्रांत के निवासियों को सहने पड़ते थे। बता रहे हैं शुक्ल जी कि जो इनके जो धक्के मुक्के थे, जो इनके लड़ाई दंगे थे, वो अधिकतर कहाँ पे थे? पश्चिम प्रांत के निवासियों को बहुत ज़्यादा सहने पड़ते थे। और वहाँ पे हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य भी प्रतिष्ठित थे। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर, गुप्त साम्राज्य का हर्षवर्धन के समय, जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी, उस समय गुप्त साम्राज्य ध्वस्त बिल्कुल हो गया था। उसके उपरांत क्या था कि भारत के जो पश्चिमी भाग है वहाँ पे भारतीय सभ्यता का बल वैभव केंद्र हो रहा था। मतलब जो भारत का जो पश्चिमी भाग है ना, वहीं पे जो भारतीय सभ्यता है या फिर उसका बल वैभव, मतलब वहाँ पे थोड़ी वहाँ के राजपूत थे, वो शौर्यवान थे, वहाँ उनका दबदबा था। वहाँ पे मुसलमान अभी तक नहीं पहुँचे थे, वहाँ पे सिर्फ वहाँ के राजपूतों का ही हक था उस धरती के ऊपर। कन्नौज कहाँ पे पड़ता है? देखिए यूपी में। दिल्ली, दिल्ली है ही। अजमेर, अजमेर पड़ता है राजस्थान में। और ये अनहलवाड़ा है, ये पड़ता है गुजरात में। आदि बड़ी बड़ी राजधानियाँ उधर ही प्रतिष्ठित थी। कहाँ पे थी? पश्चिम की तरफ। उधर की भाषा भी शिष्ट मानी जाती है। उधर की भाषा शिष्ट कैसे मानी जाती है? जैसे देखिए राजस्थान में बहुत ज़्यादा काव्य लिखे जाते थे, राजस्थानी, सॉरी, उस टाइम पे जब वीर गाथा काव्य जब लिखे गए थे तो उस टाइम पे दो ही भाषा थी, डिंगल और पिंगल। तो डिंगल थी वो क्या थी? राजस्थानी मिश्रित, जो अपभ्रंश में राजस्थानी मिश्रित भाषा थी वो थी डिंगल, और अपभ्रंश में जो ब्रज भाषा मिश्रित होती थी तो वो होती थी पिंगल। लेकिन यहाँ पे क्या होता था कि जो वीर रस काव्य लिखे जाते थे या श्रृंगार रस था, लेकिन वो गौण रूप से था, और वीर रस था वो यहाँ पे प्रधान रस था। लेकिन जो वीर रस में जितने भी कथाएं जो ग्रंथ लिखे जाते थे वो किस भाषा में होते थे? डिंगल भाषा में होते थे। और जितने भी श्रृंगार में जो ग्रंथ लिखे जाते थे वो किस में होते थे? पिंगल भाषा, मतलब राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में लिखे जाते थे। ठीक है, शायद समझ में आ गया होगा आपको। ये तो इस प्रकार से यहाँ की भाषा क्या थी? शिष्ट थी। ओके। और कवि चारण आदि उसी भाषा में रचना करते थे। कवि चारण, जो चारण कवि थे राजस्थान में या पश्चिम की साइड में, तो वो किस भाषा में रचना करते थे? तो चारणों की ज़्यादातर जो रचनाएं हैं वो किस भाषा में मिलेंगी आपको? डिंगल भाषा में ही मिलेंगी। प्रारंभिक काल का जो साहित्य हमें उपलब्ध होता है उसका आविर्भाव उसी भूभाग में है। उसी भूभाग मतलब उत्तर पश्चिम के भूभाग से है। अतः यह स्वाभाविक है कि उसी भूभाग की जनता की चित्तवृत्ति की छाप उस साहित्य पर हो। हर्षवर्धन के उपरांत ही साम्राज्य भावना देश में अंतर्निहित हो गई थी। खंड खंड होकर जो गहरवार, चौहान, चंदेल, परिहार आदि राजपूत राज्य पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित थे। क्या है कि वहाँ पे कौन कौन से थे? गहरवार, चौहान, चंदेल, परिहार, ये राजपूत राज्य कहाँ पे थे? ये पश्चिम की ओर थे। अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए परस्पर लड़ा करते थे। ये आपस में क्या करते थे? लड़ाई करते थे। लड़ाई किस कारण होती थी? लड़ाई किसी आवश्यकतावश नहीं होती थी। कभी कभी तो शौर्य प्रदर्शन के लिए कर लेते थे और कभी यूं ही मोल ले लिया करते थे लड़ाई। बीच बीच में मुसलमानों के भी हमले होते रहते थे। फिर क्या होता था? सारांश यह है कि जिस समय हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय हुआ, जब हमारे हिंदी साहित्य का उदय हुआ, तो क्या हुआ था कि वो लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था, और सब बातें पीछे पड़ गई थी। कि हमारे हिंदी साहित्य का जब अभ्युदय हुआ था तो क्या हुआ था कि उस टाइम लड़ाई भिड़ाई का ही समय था और वीरता के गौरव का समय था। फिर क्या था? यहाँ पे देखिए महमूद गजनवी, मृत्यु कब हुई थी इनकी? 1087, संवत 1087 में हुई थी। जब महमूद गजनवी के लौटने के पीछे गजनवी सुल्तानों का एक हाकिम लाहौर में रहा करता था। जब महमूद गजनवी थे वो लौट गए थे, उसके बाद में क्या हुआ था? जो गजनवी सुल्तानों का एक हाकिम था
वो लाहौर में रहा करता था। कहाँ रहता था वो हाकिम? लाहौर में रहता था। और वहाँ से वो लूटमार करने के लिए क्या करता था, अपने जो देश हैं, जो अपना भारत देश है, उसके भिन्न भिन्न भागों में और राजपुताने मतलब राजस्थान में, पहले राजस्थान को राजपुताना कहते थे, आपको पता ही है। तो राजपुताने में चढ़ाइयाँ हुआ करती थी। इन चढ़ाइयों का वर्णन फारसी तवारीखों में तो नहीं मिलता है, लेकिन कहाँ मिलता है? संस्कृत के ऐतिहासिक काव्यों में मिलता है। ये देखिए सांबर कहाँ है? अजमेर में। सॉरी, अजमेर है जो वर्तमान में, उसको पहले क्या बोलते थे? सांबर बोलते थे। सांबर का चौहान था कौन? दुर्लभ राजद्वीत थे। मुसलमानों के साथ युद्ध करते हुए वो मारे गए। अजमेर बसाने वाले जो अजय देव थे, उन्होंने क्या किया? मुसलमानों को परास्त कर दिया। अजय देव के पुत्र कौन थे? अरुणराज। अरुणराज के समय मुसलमानों की सेना ने फिर से क्या किया कि पुष्कर घाटी है उसको लांघकर उस स्थान पर जा पहुंचे जहाँ पे क्या था? आना सागर था। अरुणराज ने क्या किया? उस सेना का संहार किया और बड़ी भारी विजय प्राप्त की उन पर। उनको मतलब हार का सामना करना पड़ा। किसको? जो मुसलमान आए थे उनको। वहाँ मलेच्छ मुसलमानों का रक्त गिरा दिया उन्होंने, बहुत बहुत ज़्यादा रक्त बहा। इससे उस स्थान को अपवित्र मानकर वहाँ पर अरुणराज नाम का एक बड़ा तालाब बनवा दिया, जो कि आना सागर, जो अब आना सागर झील के नाम से जानी जाती है। उसके बाद में पढ़ते हैं हम, सॉरी, आना के पुत्र कौन हुए? विसल देव। और विसल देव को क्या बोलते हैं? विग्रहराज चतुर्थ। ये विसल देव वही हैं जिनके नाम पर विसल देव रासो लिखा था। किसने लिखा था? नरपति नाला ने। तो हम ये कोरिलेटेड करके पढ़ेंगे। विसल देव के समय में क्या था कि वर्तमान में जो किशनगढ़ राज्य है, वहां तक मुसलमानों की सेना चढ़ाई थी, जिसे परास्त कर विसल देव ने आर्यावर्त से मुसलमानों को निकालने के लिए वो उत्तर की तरफ बढ़े। कौन? विसल देव। विसल देव ने मुसलमानों को आर्यावर्त मतलब भारत से निकाल फेंका और वो उत्तर की तरफ बढ़े। कौन? विसल देव। विसल देव ने फिर क्या किया? दिल्ली और हांसी प्रदेश हैं वहाँ पर अपने राज्य में मिलाई। दिल्ली और हांसी थे, वो किस में मिला लिए? अपने राज्य में मिला लिए। किस में? किशनगढ़ राज्य। और आर्यावर्त के जो बड़े भूभाग में मुसलमानों को उन्होंने निकाल दिया आर्यावर्त से। इस बात का उल्लेख दिल्ली के कहाँ पे मिलता है? अशोक लेख वाला शिवालिक है। क्या है? अशोक लेख वाले शिवालिक स्तंभ में सॉरी, खुदे हुए विसल देव के विक्रम संवत 1220 के लेख में पाया गया है। कहाँ पे पता चलता है इसका? कि दिल्ली में एक अशोक लेख वाले शिवालिक स्तंभ है, वहाँ पे मिला है। ठीक है। शहाबुद्दीन गौरी की पृथ्वी पर चढ़ाई, पहली चढ़ाई। शहाबुद्दीन गौरी ने किस पर चढ़ाई की थी? पृथ्वीराज पर चढ़ाई की थी। पहली चढ़ाई कब की थी? संवत 1247 में। कि पहले ही गौरियों की सेना मतलब गौरियों की सेना ने नाडोल पर धावा बोल दिया था। नाडोल पर धावा बोल दिया था उन्होंने, पर उसे हार कर लौटना पड़ा था। इसी प्रकार महाराज पृथ्वीराज के मारे जाने और दिल्ली और अजमेर पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने के पीछे बहुत दिनों तक राजपुताने आदि के कई स्वतंत्र हिंदू राजा थे जो बराबर मुसलमानों से लड़ते रहे थे। ये पृथ्वीराज रासो जो किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने। वहीं पृथ्वीराज का यहाँ पे जिक्र है। ये देखिए विसलदेव रासो के जो विसलदेव हैं उनके बारे में जिक्र है। अब हम पढ़ते हैं आगे। इनके बाद में क्या हुआ था कि सबसे प्रसिद्ध जो रणथंबोर है उनके महाराजा कौन थे? हमीर देव। और हमीर देव रासो भी लिखा था किसने? सारंगधर ने लिखा था। महाराज पृथ्वीराज चौहान की वंश परंपरा में थे। वे मुसलमानों से निरंतर लड़ते रहते थे और उन्होंने कई बार हराया था। सारांश यह है कि पठानों के शासन के काल तक हिंदू बराबर स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे थे। जब तक पठान भारत में आए थे तब तक हिंदू बराबर मुसलमानों से अपने लिए वो लड़ते ही रहे थे स्वतंत्रता के लिए। फिर उसके बाद में कौन थे? राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपए कमाने वाले कवियों का समय अब बीत चुका था। क्या हुआ था कि जब राजा भोज की सभा में खड़े होकर जो राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके जो कवि लाखों रुपए कमाया करते थे, वो समय अब बीत चुका था। राज दरबारों में शास्त्रार्थों की वह धूम नहीं रह गई थी। पांडित्य के चमत्कार और पुरस्कार का विधान भी ढीला पड़ गया था। उस समय तो जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्या हरण आदि का अत्युक्तिपूर्ण आलाप करता
रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगे भरा करता था, वहीं सम्मान का पात्र होता था। ठीक है, उस टाइम पे जो राजा भोज के समय में वहाँ पे घंटों खड़े होकर राज दरबारों में कुछ सुना दिया करते थे और उन्हें इनाम के तौर के ऊपर लाखों लाखों रुपए दिए जाते थे, असरफियाँ दिया जाती थी, तो वो सब अब खत्म हो गई थी। अब तो क्या था कि जिस राजा की अत्युक्तिपूर्ण आलाप करता या फिर रण क्षेत्रों में जाकर उन वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगे भरता, वहीं आज के युग में मतलब इस टाइम पे वीर गाथा काल बताया है, इसमें उनका बहुत ही दबदबा था। इस दशा में काव्य या साहित्य के ओर भिन्न भिन्न अंगों की पूर्ति और समृद्धि का सामुदायिक पर्यटन कठिन था। इस टाइम पे अगर ये सोचें कि काव्य में अलग अलग से कुछ भिन्न भिन्न अंग यहाँ पे पिरो दिए जाए काव्य में, तो वो उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ वीरतापूर्वक काव्य ही लिखे जाते थे। उस समय तो केवल वीर गाथाओं की उन्नति ही संभव थी। ठीक है, क्या थी? वीर गाथाओं की उन्नति ही संभव थी। इस वीर गाथा को हम दो रूपों में पाते हैं, किसमें? मुक्तक के रूप में और प्रबंध के रूप में। आपको पता होगा कि मुक्तक के भी दो रूप होते हैं और प्रबंध के भी दो रूप होते हैं। मुक्तक के दो रूप कौन से होते हैं? एक तो गे रूपक होता है, गे मुक्तक होता है, और एक पाठक मुक्तक होता है। गे में क्या होता है? गाया जाता है, और पाठक में क्या होता है? जो मानसिक और वाचिक होता है, जो मतलब तर्क के ऊपर आधारित होता है, जो पढ़ा जाता है। और फिर प्रबंध काव्य में कौन कौन से होते हैं? प्रबंध काव्य में होते हैं महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य की एक शर्त होती है कि उसमें कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए, और सर्गों में जो क्रमबद्धता है वो बंधी रहनी चाहिए। और जो खंड काव्य है वो एक महाकाव्य क्या होता है? महाकाव्य कवि हो या किसी लेखक, किसी व्यक्ति का जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूरा सारांश लिखा जाता है। जबकि खंड काव्य होता है, उसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति के एक पक्ष को लेकर खंड काव्य लिखा जाता है। महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं? कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। फुटकल रचनाओं का विचार छोड़कर यहाँ वीर गाथात्मक प्रबंध काव्यों का ही उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है? फुटकल रचनाओं को छोड़ दें अगर वीर गाथा काल में, तो जो जितने भी प्रबंध काव्य हैं वीर गाथात्मक प्रबंध काव्य ही मिलेंगे यहाँ पे। जैसे यूरोप को अब अभी हाल ही में क्या है? यूरोप में वीर गाथाओं का प्रसंग युद्ध और प्रेम रहा, वैसे यहाँ भी रहा था, भारत में भी। किसी राजा की कन्या के रूप का संवाद पाकर दलबल के साथ चढ़ाई करना, प्रतिपक्षियों को पराजित कर उस कन्या को हर कर लाना वीरों के गौरव और अभिमान का काम माना जाता था। क्या करते थे? किसी राजा की कन्या है, उसको दलबल के साथ चढ़ाई करके, उनको पराजित करके उसको हर कर ले आना, ये वीरों के गौरव का, अभिमान का काम माना जाता था। इस प्रकार इन काव्यों में श्रृंगार का थोड़ा मिश्रण मिलता है, पर गौण रूप में मिलता है। और श्रृंगार का मिश्रण तो मिलता है, लेकिन किस रूप में मिलता है? गौण रूप में। और प्रधान रूप में क्या मिलता है? वीर रस मिलता है। जो श्रृंगार है वो केवल सहायक के रूप में है। जहाँ राजनीतिक कारणों में युद्ध होता है, वहाँ भी उन कारणों का उल्लेख न कर कोई रूपवती स्त्री को कारण कल्पित करके रचना की जाती है। मतलब जहाँ पे राजनीतिक कारणों से युद्ध हो रहा है, फिर भी उस टाइम के कवियों ने क्या किया, उस वक्त के कवियों ने क्या किया है कि किसी रूपवती स्त्री को वो उठा लाए वहाँ से, और उसको बेवजह वहाँ पे लाके उस काव्य में प्रतिस्थापित उन्होंने कर ही दिया है। जैसे शहाबुद्दीन के यहाँ पर एक रूपवती स्त्री पृथ्वीराज के यहाँ आना, शहाबुद्दीन के यहाँ से क्या था कि एक रूपवती स्त्री का पृथ्वीराज के यहाँ आना लड़ाई की जड़ लिखी गई है। हमीर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई की गई थी, उस टाइम पे क्या था कि ऐसा ही कारण कल्पित कर लिया, किसका? स्त्री का ही। इस प्रकार इन काव्यों में प्रथमानुकूल कल्पित घटनाओं में बहुत अधिक योजना मिलती है, क्योंकि यहाँ पे कल्पना पे आधारित ज़्यादातर घटनाएं होती थी। अतिशयोक्तिपूर्ण मानिए, यहाँ पे अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे वो राजा महाराजाओं का भी। अगर रानी का वर्णन करने लगे तो उसके मतलब ऐसे वर्णन करते थे रानी का, बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण, मतलब होती नहीं है रानी ऐसी, फिर भी उनके बारे में इतना बढ़ा चढ़ाकर बोलते थे कवि। ये वीर गाथाएं दो रूपों में मिलती हैं। किसमें? प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में और वीर गीतों के रूप में। साहित्यिक
रूप में मिलती हैं और किस में मिलती हैं? वीर गीतों के रूप में मिलती हैं। साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है वो है पृथ्वीराज रासो। वीर गीत के रूप में, देखिए पहले बताया कि साहित्यिक रूप में मिलती है और वीर गीतों के रूप में मिलती है। साहित्यिक रूप में मिलती है वो तो कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। और जो वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी मिलती है वो मिलती है विसलदेव रासो। ठीक है। यद्यपि उसमें समय अनुसार भाषा के परिवर्तन का आभास मिलता है। जो रचना कई 100 वर्षों के लोगों के बराबर गाई जाती रही हो उसकी भाषा अपने मूल रूप में नहीं रह सकती है। देखिए जहाँ के लोग जिस भाषा में गाएंगे उसी रूप में उसको ग्रहण करते रहे हैं, वो उसका मूल रूप नहीं बचेगा। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है आल्हा, जिसके गाने वाले प्राय समस्त उत्तरी भारत के होते। उत्तरी भारत में क्या गाया जाता है? आल्हा गाया जाता है। यहाँ पर वीर काल में उन ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है जिनकी या तो प्रतियां मिलती हैं या कहीं उल्लेख मात्र पाया जाता है। ये ग्रंथ रासो कहलाते हैं। कुछ लोग इस शब्द का संबंध रहस्य से बताते हैं, पर जो विसलदेव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, अतः हमारी समझ में रसायन शब्द होते होते रासो हो गया है। ये कौन बता रहे हैं? रामचंद्र शुक्ल जी। तो आपसे ये पूछा जाए कि रामचंद्र शुक्ल जी ने रासो की उत्पत्ति किससे मानी है, तो विसलदेव रासो के रसायन से मानी है। किससे मानी है? विसलदेव रासो के रसायन से मानी है। अब हम पढ़ते हैं खुमान रासो। खुमान रसो। खुमान रसो क्या है? 810 से 1000 ईस्वी के बीच चित्तौड़ के रावल खुमान नाम के 3 राजा हुए थे। चित्तौड़ में जो रावल खुमान है उस नाम के कितने राजा हुए थे? 3 राजा हुए थे। कर्नल टोड ने इनको एक मानकर इनके युद्धों का विस्तार से वर्णन किया। कर्नल टोड हैं वो तीनों को क्या मानते हैं? एक, और इनके युद्धों का क्या किया है? विस्तार से वर्णन किया है। उनके वर्णन का सारांश यह है कि काल भोज के पीछे खुमान गद्दी पर बैठे। काल भोज के बाद में कौन बैठे थे गद्दी पर? खुमान बैठे थे, जिनका नाम मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध है। खुमान का नाम मेवाड़ में इतिहास प्रसिद्ध है, जिसके समय में बगदाद के खलीफा जो अल मामू हैं उन्होंने चित्तौड़ पर चढ़ाई की और खुमान की सहायता करने के लिए बहुत से राजाएं और चित्तौड़ की रक्षा कर ली। खुमान ने कितने युद्ध लड़े थे? तो 24 युद्ध लड़े थे उन्होंने। फिर क्या हुआ? यहाँ पे देखिए कब से कब तक राज्य किया उन्होंने। खुमान ने विक्रम संवत 869 से लेकर 893 तक राज्य किया था। कब तक किया था? 869 से लेकर संवत 893 तक राज्य किया था। यह समस्त वर्णन कहाँ पे मिलता है? दलपत विजय नामक किसी कवि की रचित है। कौन सी? खुमान रासो के आधार पर लिखा हमें जान पड़ता है। इस समय खुमान रासो की जो प्रति प्राप्त हुई वह अपूर्ण है, मतलब पूरी नहीं है। और उसमें कहाँ तक वर्णन है? उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन है। काल भोज हैं जो बप्पा रावल से लेकर तीसरे खुमान तक की वंश परंपरा इस प्रकार से हैं। आप इनको पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा वो मतलब कहने का है कि ये इम्पोर्टेंट तो है नहीं, शायद आती तो है नहीं। यहाँ पे देख लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा। चलिए अब मैं पढ़ देती हूँ। अब देखिए, अब्बासिया वंश का अल मामू है जो विक्रमी संवत में 870 से 890 तक खलीफा रहा। इस समय पूर्व के खलीफा के सेनापतियों ने सिंध देश की विजय कर ली थी और उधर से राजपुताने पर मुसलमानों की चढ़ाइयाँ होने लगी थी। अतएव यदि किसी खुमान की अल मामू की सेना से लड़ाई हुई होगी तो वो दूसरा खुमान रहा होगा। रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि अगर किसी खुमान की अल मामू से जब लड़ाई हुई होगी ना तो वो कौन सा खुमान होगा? दूसरा खुमान होगा। ये रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं और उसी के नाम पर खुमान रासों की रचना हुई होगी। कन्फर्म तो नहीं पता है, इन्होंने सिर्फ ये संदेह के आधार के ऊपर ही बता रहे हैं। और ये कौन कह रहे हैं? रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि इस समय जो खुमान रासो मिलता है उसमें कितना अंश पुराना है। इसमें महाराणा प्रताप तक का वर्णन मिलने से यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस रूप में यह ग्रंथ मिलता है वह उसे विक्रमी संवत की 17वीं शताब्दी से प्राप्त हुआ होगा। शिव सिंह सरोज की कथानुसार एक अज्ञातनामा भाट ने खुमान रासो नामक एक काव्य ग्रंथ लिखा था।
अज्ञातनामा भाट ने खुमान रासो नाम के एक काव्य ग्रंथ लिखा था, जिसमें श्री रामचंद्र से लेकर खुमान तक के युद्धों का वर्णन है। यह नहीं कहा जा सकता कि दलपत विजय असली खुमान रासो का रचयिता है या उसके पीछे का परिशिष्ट है, ये कन्फर्म नहीं पता है। अब पढ़ते हैं हम विसलदेव रासो। विसलदेव रासो लिखा किसने था? नरपति नाला ने। नरपति नाला हैं वो कवि विग्रह राज चतुर्थ, उपनाम है इनका विसलदेव, के समकालीन थे। विग्रह जो विसलदेव रासो हैं, जो विसलदेव हैं, जो जिन्हें हम विग्रह राज भी कहते हैं, विग्रह राज चतुर्थ के नाम से जाने जाते हैं, ये नरपति नाला हैं, ये इनके समकालीन थे। कदाचित एक राजकवि था। इसने विसलदेव रासो नामक एक छोटा मतलब 100 पृष्ठों का ग्रंथ लिखा है, जो वीर गीत के रूप में है। ग्रंथ के निर्माण काल यूं है: 1272 मझारी जेठपदी नवमी बुधवारी, नाल रसायन आरंभी शारदा तुथी ब्रह्म कुमारी। देखिए ये रसायन है ना, यहाँ से रामचंद्र शुक्ल जी ने इसी रसायन से मतलब विसलदेव रासो के इसी दोहे के रसायन से रासो की उत्पत्ति मानी है। मैंने आपको कम से कम 2 बार बता दिया इसको। 1272 का स्पष्ट होता है 1212। बहुत्रा शब्द बहुत्तर मतलब द्वादशोत्तर का रूपांतर है, अतः 1272 का अर्थ है द्वादशोत्तर 12 से, अर्थात 1212 होगा। गणना करने पर जब रामचंद्र शुक्ल जी ने गणना की कि 1272 कब होता है, तब उन्होंने गणना की तो देखा कि विक्रम संवत की 1212 है। 1212 में क्या हुआ कि जो ज्येष्ठ बदी नवमी थी उसको क्या था, बुधवार ही पड़ता है, इसलिए कवि ने क्या बताया है, 1212 ही बताया रामचंद्र शुक्ल जी ने। कवि ने अपने रासों में सर्वत्र वर्तमान काल का ही प्रयोग किया है, जिसमें यह विसलदेव रासों का समकालीन जान पड़ता है। विग्रह राज चतुर्थ विसलदेव का समय 1220 के आसपास था। जो विग्रह राज चतुर्थ है विसलदेव रासो, विसलदेव, उनका समय क्या है, 1220 के आसपास है। चलिए अब देखते हैं। उनके शिलालेख में संवत 1210 से 1220 के प्राप्त होते हैं। विसलदेव रासो के 4 खंड हैं। यह काव्य लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ है। इनकी कथा का सार यूं है, देखिए कैसे है। इसमें 4 खंड हैं, किसमें, विसलदेव रासो में। विसलदेव रासो के 4 खंडों में से क्वेश्चन आता है। रामचंद्र शुक्ल जी की बुक से अगर आप जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इसमें एक एक चीज़ को समझकर पढ़ लेते हैं तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक करने से नहीं रह सकते, क्योंकि कवियों का भी इसमें विवरण दिया है, मतलब उन कवियों के द्वारा रचित जो ग्रंथ है उनके बारे में भी विवरण दिया हुआ है, हर चीज़ का सारांश दिया हुआ है। आप इसको ध्यान लगा कर पढ़ें, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसके जो 4 चरण हैं वो ध्यान से पढ़िएगा। खंड 1 में क्या बताया गया, जो मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती है, राजमती से सांबर के विसलदेव का विवाह होना। मालवा के भोज परमार की पुत्री कौन है, राजमती, और सांबर के कौन है, विसलदेव। इनकी विवाह का होना किसमें है, खंड 1 में। खंड 2 में क्या है, विसलदेव का राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना और 1 वर्ष तक वहाँ रहना, ये क्या है, दूसरे खंड में। तीसरे में क्या है, राजमती के विरह का वर्णन है और विसलदेव का उड़ीसा से लौटना है, तीसरे खंड में। चौथे खंड में क्या है, भोज का अपनी पुत्री को अपने घर ले जाना और विसलदेव के द्वारा वहां जाकर राजमती को फिर से चित्तौड़ ले आना, ये क्या है, चौथे खंड में है। चलिए, दिए हुए संवत के विचार से कवि अपने चरित नायक का समसामयिक जान पड़ता है, पर वर्णित घटनाएं विचार करने पर विसलदेव के बहुत पीछे की लिखी जान पड़ती हैं। जो इसमें वर्णित घटनाएं हैं ना, वो विसलदेव के बहुत पीछे की जान पड़ती हैं। कैसे, जबकि उनके संबंध में कल्पना की गुंजाइश हुई होगी। यह घटनाक्रम काव्य नहीं है, वर्णनात्मक है। इसमें 2 घटनाएं हैं, विसलदेव का विवाह और उनका उड़ीसा जाना। इनमें से पहली बात तो कल्पना प्रसूत प्रतीत होती ही है। कैसे होती है, विसलदेव से 100 वर्ष पहले ही धार के प्रसिद्ध
जो राजा भोज का देहांत हो चुका था। विशलदेव के 100 वर्ष पहले ही राजा भोज का देहांत हो गया था। तब उनकी कन्या विशलदेव के विवाह किसी पीछे के कवि की कल्पना का प्रतीत है। देखिए, अगर 100 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई तो विशलदेव के लिए जो कन्या है उनकी राजमती वो कहाँ से आएगी? तो ये कवि की कल्पना ही हो गई। उस समय मालवा के भोज नाम, जो मालवा है वहाँ पे भोज नाम का कोई राजा भी नहीं था। विशलदेव की एक परमार वंश की रानी थी। विशलदेव की क्या थी? एक परमार वंश की रानी थी। यह बात परंपरा से अवश्य प्रसिद्ध चली आती है, क्योंकि इनका उल्लेख पृथ्वीराज रासों में भी है। इसी बात को लेकर पुस्तक में भोज का नाम रखा हुआ जान पड़ता। अथवा यह हो सकता है कि धार के परमारों की उपाधि ही भोज रही होगी। जो धार के परमार है ना, उनकी उपाधि ही क्या रही होगी? भोज रही होगी। उस आधार पर कवि ने उनका केवल उपाधि सूचक नाम ही दे दिया है, असली नाम न दिया हो, लेकिन है कल्पना ही इसमें। अथवा यह हो सकता है कि धार के परमारों की उपाधि ही भोज रही होगी। उस आधार पर कवि ने उनका केवल उपाधि सूचक नाम ही दे दिया होगा, असली नाम न दिया होगा। कदाचित इन्हीं में से किसी की कन्या के साथ विशलदेव का विवाह हुआ था। परमार कन्या के संबंध में कई स्थानों पर जो वाक्य आए उस पर ध्यान देने से यह सिद्धांत पुष्ट होता है कि राजा भोज का नाम कहीं पीछे से न मिलाया गया हो। जैसे जन्मी गोरी तू जैसलमेर, गोरडी जैसलमेर की। आबू की परमार भी राजपुताने में फैले हुए थे। जो आबू के परमार थे ना, वो कहाँ पे फैले हुए थे? राजपुताने में भी फैले हुए थे। अतः राजमती का उनमें से किसी सरदार की कन्या का होना संभव है। पर भोज के अतिरिक्त और भी नाम इसी प्रकार जोड़े हुए हैं, जैसे माघ आचार्य कवि कालिदास। ठीक है, जैसे पहले कह आए हैं, अजमेर के चौहान राजा विशलदेव मतलब विग्रहराज चतुर्थ बड़े वीर और प्रतापी थे। उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध कई चढ़ाइयाँ की और कई प्रदेशों के मुसलमानों से खाली करवाया था। कई प्रदेशों को मुसलमानों से खाली करवाया, मतलब मुसलमानों को उन्होंने प्रदेशों से खदेड़ा था। दिल्ली और हांसी के प्रदेश इन्हीं ने अपने राज्यों में मिलाए थे। इनके वीर चरित्र का बहुत कुछ वर्णन इनके राजकवि सोमदेव रचित जो ललित विग्रह राज नाटक है, जो संस्कृत में है, जिसका कुछ अंश बड़ी बड़ी शिलाओं पर खुदा हुआ मिला है। राजपुताना म्यूजियम में सुरक्षित है। कहाँ पे है ये? राजपुताना म्यूजियम में सुरक्षित है। पर नाहला ने इस विशलदेव रासों में जैसा ही होना चाहिए था, न तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन किया है और न ही उनके शौर्य का पराक्रम किया है। नाहला ने इसमें न तो उनके राजाओं का वीर का वर्णन किया है, वीरता का वर्णन, न उनके शौर्य का वर्णन किया। श्रृंगार रस की दृष्टि से विवाह है और रूठ कर विदेश जाने का प्रोसित पतिका के रूप में इनका वर्णन किया है। अतः इस छोटी सी पुस्तक को विशलदेव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है। पर जब हम देखते हैं कि यह कोई काव्य ग्रंथ नहीं, केवल गाने के लिए रचा गया है, तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है। इसको हम श्रृंगारिक काव्य कह सकते हैं, लेकिन इसमें वीरता का कहीं पर भी वर्णन नहीं है। शादी हुई, रूठ कर चले गए, फिर दोबारा से आ गए वापस और अपने ससुराल जाकर अपनी वाइफ मतलब अपनी राजमती को वो ले आई चित्तौड़ वापस। तो ये इसमें कोई वीरता का वर्णन नहीं है। इसमें श्रृंगारिक वर्णन हो सकता है, विरह का, है ना, विरह का वर्णन हो सकता है। इसमें ये एक विरह गीत हो सकता है, इसी प्रकार से होगा। लेकिन एक ये वीर गाथात्मक काव्य कहें तो वो नहीं कर सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी भी यही कह रहे हैं कि ये एक वीर गाथात्मक काव्य नहीं है। भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो यह साहित्यिक भी नहीं है। क्या है? राजस्थानी है। साहित्यिक भाषा नहीं है, क्या है? राजस्थानी है। जैसे सूकैच है मतलब सूखता है, पाटन थी मतलब पाटन से, भोजतना मतलब भोज का, खंड खंडरा मतलब खंड खंड का इत्यादि। इस ग्रंथ से यह बात का अवश्य मिलता है, वह यह शिष्ट काव्य भाषा ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप का ही राजस्थान में भी व्यवहार होता था। ब्रज और जो खड़ी बोली है उसका जो प्राचीन रूप है वो राजस्थान में भी व्यवहार में होता था। राजस्थान की जो साहित्य की सामान्य भाषा हिंदी ही थी, जो पिंगल भाषा कहलाती है।
क्योंकि यहाँ पे श्रृंगारिक काव्य है, और श्रृंगारिक काव्य की मैंने भाषा क्या बताई थी आपको, पिंगल भाषा थी, क्योंकि उसमें राजस्थानी मिश्रित क्या होता था, ब्रज भाषा होती थी। बिसलदेव रासो के बीच बीच में बराबर इस साहित्यिक भाषा हिंदी को मिलाने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है। बिसलदेव रासो में क्या हुआ कि बीच बीच में जो साहित्यिक भाषा हिंदी, उसको मिलाने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है। भाषा की प्राचीनता पर विचार करने से पहले यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि गाने की चीज होने के कारण इनकी भाषा में समय अनुसार बहुत कुछ फेरफार होता आया है, पर लिखित रूप से रक्षित होने के कारण इनका पुराना ढांचा बहुत कुछ बचा हुआ है। उदाहरण के लिए जैसे मेलवी, मिलाकर, मिलाकर या जोड़कर। मेलवी का मतलब क्या होता है, मिलाकर या जोड़कर। चित्तई मतलब चित्त में, रणी मतलब रण में, प्राप्य जय मतलब प्राप्त हो या किया जाए, इणी विधि मतलब इस विधि, ईसव मतलब ऐसा, बाल हो मतलब बालक। इसी प्रकार नयर मतलब नगर, पसाऊ प्रसाद, प्योयर पयोहर मतलब पयोधर आदि प्राकृत शब्द हैं, जिनका प्रयोग कविता में अपभ्रंश काल से लेकर पीछे तक मिलता है। इसमें आए हुए कुछ फारसी, अरबी, तुर्की शब्दों की ओर भी ध्यान जाता है। इसको पढ़ने की इतनी खास ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बिसलदेव रासो को आपको इतना याद रखना है, ये लिखा किसने था, नरपति नाल ने। और इसमें बिसलदेव रासो और राजमती की वीरा व्यथा का वर्णन है, एक श्रृंगारिक काव्य है ये। और पहले में क्या हुआ है, जो इसके वो 4 खंड आपको पढ़ाए हैं वो याद कर लीजिएगा। और हाँ, बस आपको यही याद करना है, बाकी इनकी ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं, और बाकी आप पढ़ लेना इनको, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, अगर कुछ काम का होगा तो। नहीं, चलिए पढ़ ही लेते हैं इसको ना। उपयुक्त विवेचन के अनुसार यह पुस्तक न तो वस्तु के विचार से और न ही भाषा के विचार से अपने असली और मूल रूप में कही जा सकती है। न तो भाषा के विचार से ये पुस्तक है, और न ही मतलब वस्तु के विचार से इसको असली मूल रूप में कही नहीं जा सकती है। राय बहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसे हमीर के समय की रचना मानी है। जो राय बहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा उन्होंने जो बिसलदेव रासो वो किसके समय की मानी है, हमीर के समय की मानी है। राजपुताने का इतिहास भूमिका पृष्ठ नंबर 19 पर नरपति नालय की पोथी का विकृत रूप अवश्य है, जिसके आधार पर हम भाषा और साहित्य संबंधी कई तथ्यों पर पहुंचते हैं। ध्यान देने की पहली बात है राजपुताने में एक भाट अपनी राजस्थानी में हिंदी का मेल करना, जैसे मोती का आखा किया, चंदन काठ की माड़वो, सोना की चोरी, मोती की माल इत्यादि। इससे यह सिद्ध हो सकता है कि जो प्रादेशिक बोलियां हैं उनके साथ साथ क्या थी, ब्रज और मध्य प्रदेश की भाषा का आश्रय लेकर साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत हो चुकी थी। जो चारणों के पिंगल भाषा के रूप से जानी जाती थी, क्योंकि पिंगल भाषा के रूप से कैसे जानी जाएगी, क्योंकि ये एक श्रृंगारिक काव्य था, तो इसमें कौन सी भाषा होगी, पिंगल भाषा होगी। और अपभ्रंश के युग में जो शुद्ध राजस्थानी भाषा साहित्यिक रूप होता है उसे क्या कहते हैं, डिंगल भाषा कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया। और हिंदी साहित्य के इतिहास में हम केवल पिंगल भाषा से लिखे हुए ग्रंथों का विचार कर सकते हैं। दूसरी बात जो साहित्य के संबंध में रखती है वो है वीर और श्रृंगार का मेल। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है। संयोग और वियोग के गीत भी कवि ने गाए हैं। देखिए यहाँ पे संयोग हो सकता है, वियोग हो सकता है और श्रृंगारिक काव्य हो सकता है, लेकिन ये वीर गाथात्मक काव्य नहीं हो सकता है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा प्लीज। ये बिसलदेव रासो से संबंधित कुछ पद हैं। चलिए कुछ मैं पढ़ देती हूँ, कुछ आप पढ़ लेना दोबारा से। मैं आराम आराम से पढ़ती हूँ, आप भी वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं। प्रणबा चाल्यो विसल राय, चौरास्या सहु लिया बुलाई, जान तणी साजती करो, जिरह रंगावली पहरजो टोप। फिर क्या है, हुऔ पैसारऊ बिसल राव, आवी सयल अंतेवरी राव, रूप अपूर्व एसियत, इसी अस्त्री नहीं सयल संसार,
अति रंग स्वामी सु मिली राती बेटी राजा भोज की। गर्भ करी उभो छई सारंभ्यो राव मो सरीखा नहीं उर्भुआल। महागरी सांभर उग गई जिहू दिसी थान जैसलमेर। गर्भी न बोलो हो सांभरो राव तो सरीखा घना ओ भुआल। एक उड़ीसा को धनी बचन हमारे तू मानी जो मानी जू थारई सांबर उगई। राजा उणी घरी उगई हीरा खान। कुंवरी कह सुनी सांभरा राव काई स्वामी तू उगलई जाओ। कहे हमारो जन सुनऊ थारई छई साठी अंतरेव नारी। कड़वा बोल न बोलिस नारी तू मोह मेसी चित बिसारी। जीव न जीव बिगोए नो दव का दादा कुपली मेले। जीव का दादा नो पागो रह नल कह सुनी जय सब कोई। आवो राजा मास बसंत गढ़ माहो गुड़ी उछड़ी। जय धन मिलती अंग संभार मान भंग हो सो बाल हो। इन्हीं परी रहता राज दुआरी। ये इनके अर्थ हैं, आप देख लीजिएगा। बस आज हम करेंगे यहीं तक, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।